बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। मैं हूं अब्दुल गफ़ार और आप देख रहे हैं ज़ीरो पॉलिटिक्स। थिंक टैंक ये क्या है और इसका किसी भी मुल्क की तरक्की में क्या किरदार होता है? थिंक टैंक में कौन कौन से लोग जो है ना वो शामिल होते हैं और ये मुल्क को किस तरह से आगे लेके जा सकता है? थिंक टैंक बेसिकली कोई 10 से 15 लोग होते हैं मुल्क के, जिसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अकाउंट्स से बिलोंग जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, इकनॉमिस्ट, माशियत का इल्म रखने वाले लोग, ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी वगैरह, और जो ब्यूरोक्रेसी होती है जो पीछे हुकूमत में बैठ के हुकूमत को चलाती है, साइंटिस्ट, ये भी शामिल होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? ये जो थिंक टैंक होता है, इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं, ये कोई काफ़ी ज़्यादा लोग तो नहीं होते लेकिन कम होते हैं, और इनका जो बेसिकली काम होता है कि सोचना कि आज से 10 साल बाद हम अपने मुल्क को कहाँ पर तरक्की पर लेके जाएंगे। इसका बेसिकली जो काम होता है वो ये होता है, एक तो इन्होंने फ़ॉरेन पॉलिसी बनानी होती है, उसके अलावा फिर अवाम के लिए 10 सालों में क्या सहूलतें देनी है, 10 या 15 साल या 20 साल भी होता है, और अपने मुल्क को मज़बूत कैसे करना है, और जो आपका जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए उनको किस तरह से आप बेहतर बना सकते हैं। तो आप जितने भी ममालिक देखें, रशिया है, अमेरिका है, चाइना है, उसके अलावा अरब कंट्रीज़ हैं जिसमें सऊदी अरेबिया है, अबू धाबी है, उसके अलावा कुवैत है, कतर है, ओमान है। इन ममालिक में आप देखें तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज़ बेटर दैन मच बेटर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा जो है ना वो इनकी सूरत हाल बेहतर है, और जराइम की रेशो 0 पॉइंट समथिंग होगी, यानी 1 से भी कम है। तो बेसिकली क्या है कि वहाँ पर थिंक टैंक ने बहुत ज़्यादा काम किया है, और यही वजह है कि आप अबू धाबी को देखें कि दुनिया की तमाम एयर फ़्लाइट्स वहाँ पर स्टे करती हैं, फिर वहाँ से जो है ना वो डिफरेंट कंट्रीज़ को जो है ना वो जाती हैं। और यही वजह कि इंडिया, पाकिस्तान, पूरी दुनिया से लोग जो है ना वहाँ पर आते हैं बिज़नेस के लिए, ट्रेड के लिए, और जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट करते हैं अबू धाबी में। तो वो भी एक सहरा में ही मुल्क था लेकिन वो तरक्की कर गया है। इसी तरह चाइना देखें, आबादी के लिहाज से दुनिया का नंबर 1 है, लेकिन तरक्की भी बहुत ज़्यादा वो कर रहा है। उसकी जीडीपी भी देखें बहुत ज़्यादा है, वो तरक्की कर गया है। फिर रशिया देखें, अभी उसकी यूक्रेन के साथ भी वार हो रही है, लेकिन वो उसका जो इकनॉमिकली तौर पर बहुत स्ट्रांग है। इसी तरह अमेरिका को देखा जाए तो अमेरिका देखिए पूरी दुनिया में हुक्मरानी कर रहा है। इकनॉमिकली क्राइसिस उसको भी आते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक वो दुनिया का सुपर पावर्स बना हुआ है। तो क्या वजह है कि ये मुल्क बड़े पुरसुकून भी रहते हैं, और क्राइसिस आए भी तो वो उस क्राइसिस से निकल जाते हैं। तो बेसिकली इनका जो थिंक टैंक होता है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है। उसमें जो भी ज़हीन लोग हैं, ज़हीन दिमाग हैं, वो बड़ा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, और वो क्राइसिस कोई भी आता है तो उसके ऊपर काबू पा लेते हैं। मुझे याद है कि मैंने एक दफ़ा जो है ना वो जो साइंटिस्ट अब्दुल कलाम साहब, जो इंडिया के साइंटिस्ट थे सीनियर, अल्लाह ताला उनका को जन्नत में आला मकाम अता करे, तो उनका मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू सुना था कि 2020 यानी 2020 कि उनकी ये थिंकिंग थी कि मैं इंडिया को कहाँ पर, यानी इसका मैं ब्राइट फ्यूचर देखना चाहता हूँ, और मैं इसको बड़ा आगे लेके जाना चाहता हूँ। और यही वजह है कि आज देखें कि वो हर दौर में जो है ना वो फिर मशीर रहे हैं, बाकायदा वज़ीर आज़म के, मोदी साहब के भी रहे हैं, फिर
उसके अलावा भी जो वाजपेयी था उसके भी, और उसके बाद जो भी वज़ीर आज़म आए थे उनके वो मशीर रहे हैं, उनको वो मशवरा देते रहे हैं। तो आज देख लें कि इंडिया का जो जीडीपी है वो कहाँ पर है, और फिर वो चंद्रयान 3 मिशन, गोया कि वो सेकंड उनका चंद्रयान 2 जो है वो कामयाब नहीं हो सका था, लेकिन आज वो चांद पर पहुँच गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसा मुल्क जो दुनिया का 7वां एटॉमिक पावर कंट्री है और इस्लामिक कंट्रीज़ में वो पहले नंबर पर है, उसका थिंक टैंक ही नहीं है। यहाँ पर प्लानिंग ही नहीं है कि आया कि हमने मुल्क को आज से 10 साल बाद कहाँ पर लेके जाना। उसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं, किसी भी अदारे में जाएं तो वहाँ पर आपको जाते हुए डर लगता है कि आया कि मैं कोई कंप्लेन के लिए जाता हूँ तो मुझे क्या प्रॉब्लम वहाँ पर फेस आएगी और क्या नहीं आएगी। और यही वजह है कि 3-4 साल कोई भी हुकूमत निकालती है तो अगली आती है तो पिछली की पॉलिसीज़ जो है ना चेंज कर देती है, क्योंकि थिंक टैंक नहीं। अगर थिंक टैंक होता तो ये मसाइल ना होते पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जो है ना वो बेसिकली मसला ये है कि यहाँ पर थिंक टैंक ना काम करता, ना इसको काम करने देते हैं। और अगर आज से ही ये प्लानिंग बना ली जाए कि आगे 10 साल हमने मुल्क को तरक्की पर लेके जाना है, हुकूमत जो भी आए, और हुकूमत भी जो आए वो पिछली जो पॉलिसीज़ हैं उसको वो कंटिन्यू रखे। ये नहीं कि पिछली जो पॉलिसीज़ हैं वो ख़त्म कर दीजिए और नए सिरे से, क्योंकि नए सिरे से जब आप पॉलिसी बनाते हैं तो वो फिर उसके ऊपर आपको काम करने के लिए 3-4 साल चाहिए। तो इसीलिए आप फिर वो 4-5 साल ज़ाया कर देते हैं, फिर आगे हुकूमत आती है वो अपना उसके ऊपर जो है ना वो लगाती है। तो इस तरह से पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, इस्टेब्लिशमेंट है, उसमें साइंटिस्ट को इन्वॉल्व करें, इकोनॉमिस्ट को इन्वॉल्व करें, ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व करें और मिलिट्री को इन्वॉल्व करें, जो आला दिमाग है जो मुल्क के, ताकि वो आवाम की बेहतरी के लिए भी सोचें, अदारों की बेहतरी के लिए भी और मुल्क की बेहतरी के लिए भी सोचें कि इसको कहाँ पर लेके जाना है। और फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो अपनी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो तब जाके ये मुल्क जो है ना वो आगे निकलेगा। अदरवाइज़ आप 2 साल 2.5 साल का सेटअप ले आए, केयर टेकर गवर्नमेंट ले आएँ या कोई और फिर गवर्नमेंट ले आए, जैसे अब ज़बरदस्ती कोशिश की जा रही है कि चलो जी PMLN आ जाए या PP आ जाए या बिलावल को बना दिया जाए वज़ीर आज़म, या फिर शहबाज शरीफ साहब को बना दिया जाए। तो इस तरह मुल्क नहीं चलेंगे। ये मुल्क तो वक्ती तौर पर उनको फ़ायदा देंगे और चंद अदारे या ब्यूरोक्रेट्स उनको फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन आवाम के बेहतरी के लिए इसमें आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो हमारी सजेशन यही है कि जो भी सेटअप बनाएं वो 10-15 साल का बनाएं, हुकूमतें चेंज होती रहें, लेकिन जो पीछे तरक्की करने वाले हैं या तरक्की करवाने वाले हैं वो दिमाग उनको चेंज ना करें, और वो जो सिंसियर सेंसिबल मैच्योर पर्सन जो है ना वो पीछे बैठे हों, थिंक टैंक जो मुल्क को आगे लेके जाए, आगे के बारे में सोचे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मुल्क ने कैसे तरक्की करना है और इस मुल्क की तरक्की के लिए थिंक टैंक की कितनी ज़रूरत है। खुदा हाफिज़।